जोधपुर की उस पुरानी हवेली का रंग कभी आसमान जैसा नीला था। अब उसकी दीवारों पर धूप, धूल और बीते हुए सालों ने अपना कब्जा जमा लिया था। हवेली के बड़े दरवाजे पर पीतल की 2 भारी कुंडियां लगी थीं, जिन्हें खोलते ही लकड़ी कराह उठती थी। अंदर चौक था। चौक के बीचों बीच सूखा हुआ फव्वारा था और चारों तरफ ऊंची ऊंची मेहराबें थीं। गर्मियों में वहां पत्थर भी सांस लेते हुए लगते थे। सर्दियों में वही पत्थर ठंडे होकर घर के हर कोने में पुरानी खामोशी भर देते थे। उस हवेली का नाम था सूरज महल। लोग कहते थे कि कभी इस हवेली में राजघराने के मेहमान ठहरा करते थे। अब वहां एक बड़ा परिवार रहता था, जो बाहर से एक दिखाई देता था मगर भीतर से कई टुकड़ों में बंट चुका था। परिवार के मुखिया थे हरि सिंह चौहान। उम्र ने उनकी कमर झुका दी थी, मगर आवाज अब भी ऐसी थी कि नौकर से लेकर घर के बड़े तक चुप हो जाते थे। उनके छोटे भाई भंवरलाल बरसों पहले शहर छोड़कर चले गए थे। उनका बेटा कैलाश उसी हवेली में पला बढ़ा था। कैलाश पढ़ाई में बहुत तेज नहीं था, मगर उसके हाथों में रंगों का जादू था। वह पुराने कपड़ों, टूटे बर्तनों और हवेली की उखड़ी दीवारों पर ऐसी तस्वीरें बना देता था कि देखने वाले कुछ देर के लिए सब भूल जाते थे। वह कहता था, रंगों से बात करो तो दीवारें भी अपना दुख बता देती हैं। घर वाले उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देते थे। हरि सिंह कहते, चित्रकारी से घर नहीं चलता बेटा। कैलाश जवाब देता, घर सिर्फ पैसों से भी तो नहीं चलता ताऊसा। यह सुनते ही हरि सिंह की भौहें तन जाती थीं। उन्हें लगता था कि कैलाश सपनों में रहने वाला निकम्मा लड़का है। कैलाश की पत्नी पल्लवी इस घर की सबसे पढ़ी लिखी और समझदार बहू थी। वह सिविल इंजीनियर थी और जोधपुर नगर निगम में काम करती थी। सुबह वह हेलमेट, नक्शों और फाइलों के साथ निकलती और शाम को धूल से भरे जूतों में लौटती। कभी सड़क की जांच करनी होती, कभी पुराने भवनों की सुरक्षा रिपोर्ट बनानी होती और कभी किसी सरकारी प्रोजेक्ट की डेडलाइन के लिए रात तक दफ्तर में बैठना पड़ता। पल्लवी की जिंदगी व्यवस्थित थी, मगर उसका घर लगातार बिखरता जा रहा था। कैलाश और पल्लवी की शादी को 7 साल हो चुके थे। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, मगर उनके बीच एक बात पर अक्सर झगड़ा हो जाता था। वह बात थी उनकी बेटी तारा की पढ़ाई। तारा 14 साल की थी और उसकी आंखों में जोधपुर के किले से भी बड़े सपने रहते थे। वह आसमान की तस्वीरें बनाती, पुराने मकानों के नक्शे बनाती और कहती कि वह ऐसी इमारतें बनाएगी जिनमें गरीब बच्चों के लिए स्कूल होंगे। पल्लवी चाहती थी कि तारा को शहर के अच्छे अंग्रेजी माध्यम स्कूल में दाखिला मिले। उसका मानना था कि तारा को आगे बढ़ने के लिए बेहतर शिक्षा और मॉडर्न एक्सपोजर चाहिए। कैलाश कहता था कि बच्चे को पहले अपने घर, अपनी मिट्टी और अपने लोगों को समझना चाहिए। वह कहता, तारा को सिर्फ अंग्रेजी बोलना नहीं, इंसान बनना भी सीखना है। पल्लवी तमतमाकर जवाब देती, इंसानियत जरूरी है, मगर डिग्री के बिना इस दुनिया में कोई उसकी कीमत नहीं समझेगा। कैलाश चुप हो जाता। उसे पता था कि पल्लवी गलत नहीं कह रही, लेकिन तारा की फीस सुनकर उसकी छाती में जैसे भारी पत्थर रख दिया जाता था। स्कूल की सालाना फीस, एडमिशन चार्जेस, यूनिफॉर्म, किताबें और ट्रांसपोर्ट मिलाकर इतना खर्च था कि कैलाश की कई महीनों की कमाई भी कम पड़ जाती। पल्लवी अपनी तनख्वाह से घर का बड़ा हिस्सा चलाती थी। वह तारा की पढ़ाई के लिए कुछ पैसे अलग रखती थी, मगर हवेली की मरम्मत, दवाइयों और घर के पुराने कर्जों ने सारी बचत खा ली थी। एक दिन पल्लवी को स्कूल से फोन आया। तारा का एंट्रेंस टेस्ट बहुत अच्छा गया था। उसे स्कॉलरशिप इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। तारा खुशी से उछलती हुई घर आई। उसने चिल्लाकर कहा, माँ, मेरा सिलेक्शन हो सकता है। पल्लवी ने उसे गले लगा लिया। कैलाश ने भी मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रखा। तारा बोली, पापा, अगर मुझे स्कॉलरशिप मिल गई तो मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। कैलाश का चेहरा अचानक बुझ गया। उसने पूछा, तू मुझसे कुछ मांगती भी है क्या? तारा ने भोलेपन से कहा, आपसे तो बस इतना मांगती हूं कि आप मेरी ड्राइंग एग्जीबिशन में जरूर आना। कैलाश ने उसे अपने सीने से लगा लिया। पल्लवी दूर खड़ी दोनों को देखती रही। उसकी आंखों में खुशी भी थी और चिंता भी। उस रात खाने की मेज पर उसने स्कूल की फीस का हिसाब सामने रख दिया। कागज पर लिखे आंकड़े देखकर कैलाश ने गहरी सांस ली। पल्लवी बोली, अगर स्कॉलरशिप नहीं मिली तो हमें पहली किश्त अगले महीने जमा करनी होगी। कैलाश ने कहा, मैं अपनी पेंटिंग्स बेच दूंगा। पल्लवी ने कटु हंसी हंसकर पूछा, कितनी पेंटिंग्स?
डॉट जितनी जरूरत होगी। तुम्हारी पेंटिंग्स कौन खरीदता है कैलाश? कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। कैलाश ने धीरे से अपनी थाली किनारे कर दी। तारा ने डरकर मां की तरफ देखा। पल्लवी को अपनी बात का पछतावा हुआ, मगर गुस्सा उसके शब्दों से आगे निकल चुका था। वह बोली, मैं ताना नहीं मार रही हूं, सच कह रही हूं। कैलाश ने कहा, सच और अपमान के बीच बहुत छोटा सा फर्क होता है। पल्लवी की आवाज ऊंची हो गई, और भूख और सपने के बीच भी बहुत छोटा सा फर्क होता है। कैलाश कुर्सी से उठ गया। तारा की आंखों में आंसू भर आए। वह फुसफुसाई, मेरी पढ़ाई की वजह से आप दोनों मत लड़िए। यह सुनकर पल्लवी का दिल कांप उठा। कैलाश बिना कुछ बोले बाहर चला गया। हवेली के अंधेरे बरामदे में वह देर तक बैठा रहा। उसके सामने चांदनी में पुरानी दीवार पर उसकी बनाई एक लड़की की तस्वीर थी। उस लड़की की आंखों में उम्मीद थी, मगर उसके पैरों में जंजीरें बनी थी। कैलाश ने खुद से कहा, क्या मैं भी तारा के पैरों में जंजीर बन गया हूं? अगले दिन पल्लवी ने अपने दफ्तर में ओवरटाइम के लिए आवेदन कर दिया। वह शहर के बाहर होने वाले जल संरक्षण प्रोजेक्ट की अतिरिक्त जिम्मेदारी लेने को तैयार थी। इस काम से उसे कुछ महीनों के लिए एक्स्ट्रा अलाउंस मिल सकता था, मगर प्रोजेक्ट की जगह पुराने खंडहरों के पास थी और रोजाना कई घंटे का सफर करना पड़ता। कैलाश ने जब ये सुना तो वह भड़क उठा। उसने कहा, तुम अपनी सेहत खराब करके तारा को पढ़ाओगी? पल्लवी ने उत्तर दिया, और तुम अपनी पेंटिंग्स के भरोसे उसे पढ़ाओगे? डॉट मैं कोशिश कर रहा हूं। डॉट कोशिश दिखती नहीं कैलाश, तो क्या करूं? कुछ भी ऐसा करो जिससे मुझे लगे कि मैं इस घर में अकेली कमाने वाली नहीं हूं। कैलाश ने मेज पर मुट्ठी मार दी। तुम्हें लगता है मैं निकम्मा हूं? पल्लवी ने घबरा कर पीछे कदम रखा। मुझे लगता है तुम अपने हुनर को जिम्मेदारी से बचने का बहाना बना रहे हो। कैलाश की आंखें भर आईं, मगर उसने आंसू गिरने नहीं दिए। वह बोला, तुमने मेरे रंगों को कभी समझा ही नहीं। पल्लवी ने कहा, रंगों से फीस नहीं भरती। यह वाक्य सुनते ही कैलाश पत्थर की तरह खड़ा रह गया। पल्लवी को लगा जैसे उसने अपने ही हाथ से उनके बीच का आखिरी पुल तोड़ दिया है। वह कुछ कहना चाहती थी, मगर कैलाश मुड़कर चला गया। तारा यह सब सीढ़ियों के पीछे छिपकर सुन रही थी। उसने अपने कमरे में जाकर अपनी सारी ड्राइंग्स एक संदूक में बंद कर दी। उसे लगा कि उसके सपनों ने उसके माता पिता को दुश्मन बना दिया है। हवेली में पहले भी तनाव रहा था, मगर इस बार बात पूरे परिवार में फैल गई। हरि सिंह ने पल्लवी को बुलाकर कहा, बहू, लड़की को जितना पढ़ाना हो पढ़ाओ, मगर घर को युद्ध भूमि मत बनाओ। पल्लवी ने संयम से कहा, ताऊसा, मैं युद्ध नहीं कर रही, तारा के भविष्य की चिंता कर रही हूं। हरि सिंह बोले, भविष्य के नाम पर लोग वर्तमान जला देते हैं। पल्लवी ने कहा, जिसे शिक्षा नहीं मिले उसका भविष्य कौन बचाएगा? हरि सिंह कुछ पल चुप रहे। उनकी आंखों में पुराना दर्द उतर आया। उन्होंने कहा, शिक्षा से पेट नहीं भरता बहू। पल्लवी ने धीरे से उत्तर दिया, लेकिन अशिक्षा पूरी जिंदगी खाली कर देती है। हरि सिंह ने अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। वह इस बहस में अपना अतीत सुन रहे थे। कभी वे भी पढ़ना चाहते थे, मगर पिता की मृत्यु के बाद उन्हें खेत और हवेली संभालनी पड़ी थी। उनके छोटे भाई भंवरलाल को शहर बेचकर पढ़ाया गया था। भंवरलाल पढ़ लिख कर नौकरी पर चले गए और फिर कभी इस हवेली में वापस नहीं लौटे। हरि सिंह के भीतर वर्षों से एक कड़वाहट जमी थी। उन्हें लगता था कि पढ़ाई इंसान को अपने घर से दूर कर देती है। इसीलिए वे तारा की पढ़ाई को लेकर हर बार डर जाते थे। कुछ दिन बाद स्कॉलरशिप इंटरव्यू का दिन आया। तारा सुबह से ही घबराई हुई थी। उसने अपनी सबसे अच्छी फ्रॉक पहनी और पल्लवी से पूछा, माँ, पापा आएंगे ना? पल्लवी ने मुस्कुराकर कहा, वह जरूर आएंगे, मगर उसे खुद विश्वास नहीं था। कैलाश सुबह सुबह घर से निकल गया था। उसने कहा था कि उसे शहर में एक बायर से मिलना है। असल में वो अपनी सबसे प्रिय पेंटिंग बेचने जा रहा था। वह पेंटिंग उसने तारा के जन्म के बाद बनाई थी। उसमें एक छोटी बच्ची को रेगिस्तान के बीच खड़े दिखाया गया था। बच्ची के हाथ में लाल पतंग थी और पीछे सूरज उग रहा था। कैलाश इस पेंटिंग को बेचने के लिए तैयार नहीं था, मगर अब उसके लिए बेटी की फीस किसी भी भाव से बड़ी थी। बायर ने पेंटिंग देखकर कहा, काम अच्छा है, मगर इतनी कीमत नहीं दे सकता। कैलाश ने पूछा, कितनी? बायर ने जितनी रकम बताई वह फीस की पहली किश्त से बहुत कम थी। कैलाश ने आंखें झुका ली। वो बोला, थोड़ा और बढ़ा दीजिए। बायर हंस पड़ा।
कलाकारों को भावुक नहीं, प्रैक्टिकल होना चाहिए। कैलाश ने पेंटिंग को देखा। उसमें बनी बच्ची जैसे उससे पूछ रही थी कि क्या वह सच में उसे किसी अनजान घर में भेज देगा। कैलाश ने अचानक पेंटिंग वापस खींच ली। वो बोला, यह नहीं बिकेगी। बायर ने कंधे उचकाए, फिर अपनी बेटी को सपनों में पढ़ाना। कैलाश के चेहरे पर अपमान की आग जल उठी। वह पेंटिंग लेकर बाहर निकल आया। उधर पल्लवी तारा को लेकर स्कूल पहुंच गई थी। इंटरव्यू रूम के बाहर कई बच्चे महंगे कपड़ों और चमकदार जूतों में बैठे थे। तारा अपनी सादी पोशाक में चुपचाप कुर्सी पर बैठी थी। उसने पल्लवी का हाथ पकड़ रखा था। जब उसका नाम पुकारा गया तो वह भीतर चली गई। कुछ मिनट बाद अंदर से तेज आवाज आई। एक भारी वस्तु गिरने की आवाज सुनकर पल्लवी घबरा गई। वह दरवाजा खोलकर भीतर दौड़ी। तारा फर्श पर गिरी हुई थी। उसके सामने मेज का कोना टूटा पड़ा था और उसके माथे से खून बह रहा था। स्कूल की कोऑर्डिनेटर घबराकर कह रही थी, एक बच्ची खुद पीछे हटते हुए गिर गई। तारा रोते हुए बोली, नहीं माँ, वह लड़का मुझे धक्का देकर बोला था कि गरीबों के लिए स्कॉलरशिप नहीं होती। पल्लवी की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने कोऑर्डिनेटर से पूछा, आपने इसे रोका क्यों नहीं? कोऑर्डिनेटर ने धीमे स्वर में कहा, मैडम, बच्चों की छोटी मोटी बात थी। पल्लवी चिल्लाई, माथे से खून बहना छोटी बात है। तभी तारा की आंखें उलटने लगीं। पल्लवी ने भय से चीखते हुए कहा, तारा। तारा बेहोश होकर उसकी बाहों में गिर पड़ी। स्कूल में अफरा तफरी मच गई। पल्लवी उसे तुरंत अस्पताल ले गई। रास्ते में उसने कैलाश को कई बार फोन किया, मगर उसका फोन बंद था। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टरों ने तारा की जांच शुरू की। पल्लवी बाहर खड़ी दीवार से सिर लगाकर रो रही थी। उसके हाथ तारा के खून से लाल थे। एक नर्स ने बाहर आकर कहा, घबराइए मत, बच्ची को होश आ जाएगा, लेकिन चोट गहरी है। पल्लवी ने कांपते हुए पूछा, क्या उसे कोई खतरा है? नर्स ने कहा, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। तभी कैलाश वहां पहुंचा। उसने पल्लवी को रोते देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तारा को क्या हुआ? पल्लवी उसके सीने से लड़कर फूट फूट कर रो पड़ी। वो बोली, हमारी लड़ाई ने उसे डरा दिया था। कैलाश ने इमरजेंसी वार्ड के दरवाजे की ओर देखा। उसका शरीर कांपने लगा। मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगा। पल्लवी ने कहा, तुम उसे पढ़ाना चाहते हो ना? हाँ, तो आज मुझसे वादा करो कि हम उसकी पढ़ाई को अपनी लड़ाई नहीं बनाएंगे। कैलाश ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं वादा करता हूं। डॉक्टर बाहर आया। उसने कहा कि तारा खतरे से बाहर है, मगर उसे कुछ दिन आराम की जरूरत होगी। कैलाश ने आंखें बंद करके लंबी सांस ली। पल्लवी वहीं फर्श पर बैठ गई। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। कैलाश ने उसे उठाया और पहली बार बिना किसी शिकायत के उसके आंसू पहुंचे। वह बोला, हम दोनों ने उसे पढ़ाने की जिम्मेदारी ली थी, मगर हम ये भूल गए कि उसे सुरक्षित भी रखना है। पल्लवी ने कहा, मैंने तुम्हें छोटा समझा। कैलाश ने धीरे से उत्तर दिया, और मैंने तुम्हारी चिंता को घमंड समझा। दोनों कुछ देर तक चुप रहे। उस रात हवेली के चौक में हरि सिंह अकेले बैठे थे। उनके हाथ में भंवरलाल की पुरानी चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था कि भंवरलाल का बेटा पढ़ाई पूरी करके विदेश जा रहा है। हरि सिंह ने वह चिट्ठी वर्षों से किसी को नहीं दिखाई थी। उन्हें डर था कि एक दिन तारा भी पढ़ लिख कर इस हवेली से दूर चली जाएगी। तभी कैलाश अस्पताल से लौटकर उनके पास आया। हरि सिंह ने पूछा, लड़की कैसी है? अब ठीक है? हरि सिंह ने राहत की सांस ली। कुछ क्षण बाद उन्होंने कहा, कैलाश, पढ़ाई के लिए घर छोड़ना जरूरी नहीं होता। कैलाश ने उन्हें देखा। हरि सिंह बोले, मैंने अपने भाई को खोया, इसलिए पढ़ाई से डरने लगा। कैलाश चौंक गया। आपने कभी बताया क्यों नहीं? हरि सिंह ने कड़वाहट से कहा, जिस दर्द को बोल दिया जाए वह आधा हो जाता है, मगर मैं उसे आधा नहीं करना चाहता था। कैलाश उनके पास बैठ गया। थाउसा, तारा कहीं जाएगी तो अपने पैरों पर जाएगी, किसी से छिपकर नहीं। हरि सिंह की आंखों में आंसू भर आए। और तुम? मैं उसके पीछे भागूंगा नहीं, उसके साथ चलूंगा। हरि सिंह ने पहली बार कैलाश के कंधे पर हाथ रखा। अगले दिन वे खुद पल्लवी और कैलाश के साथ स्कूल गए। तारा का माथा पट्टी से बंधा था। कोऑर्डिनेटर ने फिर वही बात दोहराई कि घटना बच्चों के खेल में हुई थी। पल्लवी ने शांत मगर कठोर आवाज में कहा, यह खेल नहीं, भेदभाव था। कैलाश ने अपनी जेब से तारा की ड्राइंग निकाली। उस ड्राइंग में एक स्कूल बना था जिसके दरवाजे पर लिखा था, यहां हर बच्चा बराबर है। हरि सिंह ने स्कूल प्रबंधन से कहा, जिस घर में बच्चे डरकर पढ़ें वह स्कूल नहीं, बाजार है।
उन्होंने अपने परिवार की पुरानी हवेली का एक हिस्सा शिक्षा केंद्र के लिए देने की घोषणा कर दी। सब लोग हैरान रह गए। पल्लवी ने उन्हें देखा। तौसा, आप सच कह रहे हैं? हरि सिंह ने कहा, हाँ, मगर एक शर्त पर। क्या शर्त? इस जगह पर सिर्फ अमीर बच्चों के लिए नहीं, बस्ती के हर बच्चे के लिए किताबें होंगी। तारा ने अस्पताल के कमरे से वीडियो कॉल पर यह बात सुनी। उसने कमजोर आवाज में कहा, दादा सा, मैं भी वहां पढ़ाऊंगी। हरि सिंह की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, तू पहले ठीक हो जा, फिर पूरी हवेली तेरी। कैलाश ने उसी दिन अपनी पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगाने का फैसला किया। उसने एग्जीबिशन का नाम रखा खुले दरवाजे। पल्लवी ने सिटी ऑफिस से अनुमति और जगह लेने में उसकी मदद की। पहली बार दोनों ने एक दूसरे के काम को सुधारने के बजाय आगे बढ़ाने की कोशिश की। कैलाश ने हवेली की दीवारों पर बच्चों के सपनों की तस्वीरें बनाई। किसी तस्वीर में लड़की इंजीनियर बनी थी, किसी तस्वीर में लड़का किताब लेकर रेगिस्तान पार कर रहा था, किसी तस्वीर में बूढ़ी दादी अपने पोते को पढ़ना सिखा रही थी। पल्लवी ने उन दीवारों की स्ट्रक्चरल सेफ्टी जांच करवाई। उसने कहा, भावनाओं पर घर बनता है, मगर नींव भी मजबूत होनी चाहिए। कैलाश ने मुस्कुराकर कहा, और नींव पर रंग भी होने चाहिए। कई हफ्तों की मेहनत के बाद हवेली का सुना हिस्सा बच्चों की आवाजों से भर गया। वहां पुराने संदूकों की जगह किताबों की अलमारियां थीं। फव्वारे के आसपास छोटे छोटे पौधे लगाए गए थे। दीवार पर कैलाश ने एक विशाल सूरज बनाया था। पल्लवी ने उसके नीचे लिखा, जिंदगी लौट सकती है अगर हम दरवाजा खुला रखें। तारा धीरे धीरे ठीक होकर स्कूल लौट आए, मगर वह पहले जैसी चुप बच्ची नहीं रही थी। उसने स्कॉलरशिप कमेटी के सामने खड़े होकर कहा, मुझे दया नहीं चाहिए, मुझे मौका चाहिए। उसके शब्द सुनकर कमरे में बैठे अधिकारी एक दूसरे को देखने लगे। तारा ने अपनी ड्राइंग्स दिखाई। उसने कहा, अगर शिक्षा सिर्फ पैसे वालों की चीज है तो देश की आधी प्रतिभा जन्म लेने से पहले मर जाएगी। पल्लवी की आंखों में गर्व भर आया। कैलाश पीछे खड़ा अपनी बेटी को देखता रहा। उसके हाथ रंगों से भरे थे और आंखें आंसुओं से। कुछ दिनों बाद स्कॉलरशिप का परिणाम आया। तारा का चयन हो गया था। वह खबर सुनते ही दौड़कर कैलाश और पल्लवी से लिपट गई। तारा ने कहा, मां, अब आपको एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ेगा। पल्लवी ने उसका चेहरा दोनों हाथों में लिया। मैं काम करूंगी, मगर मजबूरी में नहीं, अपनी इच्छा से। तारा ने कैलाश से पूछा, पापा, अब आप अपनी वो रेड काइट वाली पेंटिंग बेचेंगे? कैलाश, हंस बढ़ाओ नहीं, उसे तुम्हारे कमरे में लगाऊंगा। हरि सिंह ने दूर से कहा, और हवेली के नए शिक्षा केंद्र की पहली दीवार पर भी कैलाश ने उनकी तरफ देखा। ताउसा, आपने अपना फैसला बदल दिया। हरि सिंह ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, बूढ़े लोग बदलते नहीं बेटा, कभी कभी देर से समझते हैं। घर में हंसी गूंज उठी, मगर उसी शाम एक और खबर ने सबको डरा दिया। नगर निगम ने हवेली के पुराने हिस्से को अनसेफ घोषित कर दिया था। अगर मरम्मत नहीं हुई तो उसे खाली करवाकर गिराया जा सकता था। पल्लवी ने रिपोर्ट पढ़ते ही कहा, यह हवेली 6 महीने भी नहीं टिकेगी। हरि सिंह का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने कहा, यह घर नहीं गिर सकता। पल्लवी ने शांत स्वर में कहा, दीवारों की दरारें बहुत गहरी हैं। कैलाश ने दीवार पर हाथ रखकर कहा, हम इसे बचाएंगे। पल्लवी ने कहा, बचाने के लिए बहुत पैसा और सही डिजाइन चाहिए। कैलाश बोला, तुम डिजाइन बनाओ, पैसा मैं जुटाऊंगा। पल्लवी ने उसकी तरफ देखा, और अगर पैसा कम पड़ा? कैलाश ने मुस्कुराकर कहा, इस बार मेरी पेंटिंग्स बिकेंगी। कुछ ही दिनों में एग्जीबिशन लग गई। जोधपुर के लोग हवेली में उमड़ पड़े। कैलाश की पेंटिंग्स में सिर्फ रंग नहीं, इस परिवार के टूटने और फिर जुड़ने की कहानी थी। एक चित्र में एक बच्ची बंद कमरे में किताब पकड़े बैठी थी। दूसरे चित्र में वही बच्ची खुले आंगन में आकाश की ओर देख रही थी। तीसरे चित्र में एक बूढ़ा आदमी बंद दरवाजे की कुंडी खोल रहा था। लोग चित्रों के सामने ठहरते और देर तक देखते। एक स्थानीय अखबार के रिपोर्टर ने कैलाश से पूछा, आपने इस सीरीज में इतना दर्द कहां से लिया? कैलाश ने पल्लवी की ओर देखकर कहा, अपने घर से। पल्लवी ने पहली बार सबके सामने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, और उम्मीद भी अपने घर से ही मिली। उस दिन कैलाश की लगभग सारी पेंटिंग्स बिक गई। जितने पैसे मिले उनसे हवेली की जरूरी मरम्मत शुरू हो सकती थी। तभी हरि सिंह ने अपनी पुरानी तिजोरी खोली। उन्होंने उसमें से जमीन के कागज और कुछ गहने निकालकर पल्लवी के सामने रख दिए। पल्लवी चौंक गई। ताउसा, ये क्या है? हवेली का हिस्सा बेचने के लिए नहीं, इसे बचाने के लिए।
कैलाश ने कहा, आप अपनी आखिरी जमा पूंजी क्यों दे रहे हैं? हरि सिंह ने तारा की ओर देखते हुए कहा, क्योंकि अब समझ आया है कि घर दीवारों से नहीं, आने वाली पीढ़ी की आवाजों से बचता है। मरम्मत का काम शुरू हो गया। राजमिस्त्री पुराने पत्थरों को सावधानी से निकालते। पल्लवी हर बीम और पिल्लर की जांच करती। कैलाश बच्चों के साथ दीवारों पर चित्र बनाता। हरि सिंह चौक में बैठकर मजदूरों को चाय पिलाते। पल्लवी और कैलाश अब भी थकते थे, मगर एक दूसरे से लड़ने के बजाय एक दूसरे को सहारा देते थे। एक रात अचानक तेज आंधी आई। हवेली का पुराना पश्चिमी हिस्सा जोर से कांपने लगा। दीवार से पत्थर टूटकर गिरा। तारा उसी हिस्से के पास बने कमरे में किताबें जमा कर रही थी। कैलाश ने पत्थर गिरने की आवाज सुनी और दौड़ पड़ा। तारा, अंदर से कोई जवाब नहीं आया। पल्लवी ने घबरा कर कहा, वह अंदर है। कैलाश बिना सोचे मलबे के बीच घुस गया। ऊपर की छत से धूल गिर रही थी। हरि सिंह चिल्लाए, कैलाश वापस आ। अचानक एक बड़ी लकड़ी की बीम चरमराई। पल्लवी का चेहरा भय से जम गया। वह चीखी, कैलाश बाहर निकलो। अंदर से तारा की आवाज आई, पापा मैं यहां हूं। कैलाश ने अंधेरे में हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। तारा एक कोने में दबकी हुई थी और उसके हाथ में किताब कसकर पकड़ी थी। कैलाश ने उसे उठाया और बाहर की ओर दौड़ा। उसी समय बीम टूटकर उनके पीछे गिर गई। धूल का बड़ा बादल उठा। पल्लवी ने चीखते हुए दोनों को अपनी ओर खींच लिया। हरि सिंह वहीं जमीन पर बैठ गए। उनके मुंह से निकला, हे भगवान। तारा कांपते हुए बोली, पापा मुझे लगा मैं कभी बाहर नहीं आ पाऊंगी। कैलाश ने उसे सीने से लगाकर कहा, जब तक मैं हूं तुझे कोई अंधेरा नहीं निकल सकता। पल्लवी ने कैलाश की बांह पकड़कर देखा। उसकी कलाई पर गहरी चोट लगी थी। वह रोते हुए बोली, तुम्हें कुछ हो जाता तो? कैलाश ने दर्द छिपाकर कहा, तब तुम मेरी पेंटिंग्स बेचकर मुझे वापस खरीद लाती। पल्लवी ने उसे थप्पड़ मार दिया। अगले ही पल वह उसके सीने से लड़कर रोने लगी। ऐसी बात फिर मत कहना। कैलाश ने उसके सिर पर हाथ रख दिया। ठीक है, नहीं कहूंगा। उस रात पूरा परिवार चौक में बैठा रहा। किसी को नींद नहीं आई। हरि सिंह ने स्वीकार किया कि हवेली को बचाना सिर्फ स्मृति बचाना नहीं, जिम्मेदारी बचाना है। पल्लवी ने कहा कि वह अपनी नौकरी के तकनीकी संपर्कों से कम लागत में संरक्षण विशेषज्ञ बुलाएगी। कैलाश ने कहा कि वो हवेली और शिक्षा केंद्र के बारे में लोगों को बताएगा। तारा ने अपनी स्कॉलरशिप की पहली किताब सामने रखकर कहा, मैं भी कुछ करूंगी। हरि सिंह मुस्कुराए, तू पढ़ाई कर, यही सबसे बड़ा काम है। तारा ने सिर हिलाया, पढ़ाई करूंगी मगर किसी और बच्चे को अकेला नहीं छोड़ूंगी। आंधी के बाद मरम्मत का काम और तेज हो गया। 6 महीने बाद हवेली पहले से ज्यादा मजबूत खड़ी थी। उसके नीले रंग को फिर से चढ़ाया गया। दरवाजे की पीतल की कुंडियां चमकने लगी। सूखे फव्वारे में पानी लौट आया। हवेली के एक हिस्से में सूरजमहल शिक्षा केंद्र शुरू हुआ। बस्ती के गरीब बच्चे वहां पढ़ने आने लगे। कैलाश उन्हें चित्र बनाना सिखाता। पल्लवी उन्हें इमारतों, पुलों और सुरक्षित शहरों की बातें समझाती। हरि सिंह रोज शाम को बच्चों को पुरानी हवेली के इतिहास की कहानियां सुनाते। तारा अपनी कक्षा के छोटे बच्चों को पढ़ने में मदद करती। पल्लवी और कैलाश का रिश्ता भी धीरे धीरे बदल गया। अब वे खर्च की बात करते तो आरोप नहीं, योजना बनाते। कैलाश अपनी पेंटिंग्स की कीमत तय करना सीख रहा था। पल्लवी अपने काम के साथ घर के लिए समय बचाना सीख रही थी। दोनों समझ गए थे कि रिश्ते में जीतना जरूरी नहीं, साथ रहना जरूरी है। एक शाम तारा ने अपनी माँ से पूछा, माँ क्या पढ़ाई के लिए लड़ना हमेशा जरूरी होता है? पल्लवी ने कहा, कभी कभी लड़ना पड़ता है मगर अपने लोगों से नहीं। कैलाश ने पास आकर कहा, और कभी कभी माफी मांगना भी लड़ाई का हिस्सा होता है। तारा ने पूछा, आप दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी? पल्लवी ने कैलाश की ओर देखा। कैलाश ने मुस्कुराकर कहा, मैंने मांगी थी। पल्लवी ने कहा, मैंने भी। तारा बोली, फिर आप दोनों फिर कभी मत लड़ना। कैलाश ने मजाक में कहा, यह बात तेरी मां से कहना। पल्लवी ने उसे घूरा। तारा खिलखिलाकर हंस पड़ी। उस हंसी में हवेली का पुराना दर्द जैसे पिघलने लगा। कुछ महीनों बाद तारा को शहर की एक बड़ी कला और विज्ञान प्रदर्शनी में पहला पुरस्कार मिला। उसने जो मॉडल बनाया था वह एक कम लागत वाला सुरक्षित स्कूल था। उसके मॉडल की दीवारें स्थानीय पत्थर की थी और छत पर वर्षा जल संग्रह की व्यवस्था थी।
उसने अपने प्रोजेक्ट का नाम रखा हर बच्चे का आंगन। पुरस्कार लेते समय उसने मंच से कहा, मुझे ये सपना मेरे पापा के रंगों और मेरी माँ के नक्शों से मिला है। पल्लवी की आंखों से आंसू बह निकले। कैलाश ने दोनों हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा। हरि सिंह ने टीवी पर यह दृश्य देखा तो उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने धीरे से कहा, जिंदगी सच में वापस आ सकती है। उस रात परिवार छत पर बैठा था। नीले शहर के ऊपर तारों की भीड़ थी। हवा में रेत की हल्की खुशबू थी। कैलाश ने पल्लवी से पूछा, क्या तुम्हें याद है तुमने कहा था कि रंगों से फीस नहीं भरती? पल्लवी ने मुस्कुराकर कहा, अब क्या सोचती हो? अब लगता है कि रंगों से फीस भले न भरे, मगर रंग किसी को फीस जुटाने की हिम्मत जरूर दे सकते हैं। कैलाश ने उसका हाथ पकड़ लिया, और तुम्हारे नक्शों ने मेरी बिखरी जिंदगी को स्ट्रक्चर दिया। पल्लवी ने कहा, तुम्हारी जिंदगी बिखरी नहीं थी, बस उसमें बहुत सारे रंग थे। कैलाश हंस पड़ा। हरि सिंह ने दोनों को सुनते हुए कहा, तुम दोनों की बातें अब भी मुझे समझ नहीं आती। तारा बोली, दादा साहब आप भी मॉडर्न हो जाइए। हरि सिंह ने बनावटी गुस्से से कहा, मैं अपनी उम्र में जितना मॉडर्न हूं उतना पूरी हवेली मिलकर भी नहीं होगी। सब हंसने लगे। दूर मंदिर की घंटी सुनाई दी। कहीं से किसी बच्चे के पढ़ने की आवाज आ रही थी। हवेली की दीवारों पर लगी पेंटिंग्स चांदनी में चमक रही थी। एक पेंटिंग में वही बच्ची थी जो कभी रेगिस्तान के बीच लाल पतंग पकड़े खड़ी थी। अब उसके पीछे सिर्फ सूरज नहीं, एक खुला स्कूल और कई मुस्कुराते बच्चे भी थे। उस पेंटिंग के नीचे कैलाश ने लिखा था, सपनों को घर चाहिए और घर को समझ। समय बीतता गया। तारा बड़ी हुई और उसने आर्किटेक्चर तथा आर्ट दोनों की पढ़ाई चुनी। पल्लवी ने उसे समझाया कि दोनों रास्ते कठिन होंगे। तारा ने कहा, कठिन रास्ते ही तो हवेली तक आते हैं मां। कैलाश ने उसकी बात सुनकर कहा, अब ये लड़की हमसे भी बड़ी कलाकार बन गई। हरि सिंह ने पास आकर कहा, तुम दोनों अपने अहंकार से लौटे हो, मैं अपने डर से लौटा हूं, और यह घर अपनी खामोशी से। तारा ने मुस्कुराकर कहा, अब किसी को फिर से खोना नहीं है। पल्लवी ने उसे बाहों में भर लिया, नहीं, अब हम किसी को अकेला नहीं छोड़ेंगे। जोधपुर की शाम नीली दीवारों पर उतर रही थी। सूरज महल के आंगन में बच्चों की आवाजें गूंज रही थी। किसी के हाथ में किताब थी, किसी के हाथ में रंगों की बाल्टी। पुरानी हवेली के फव्वारे में पानी लौट आया था। उसके दरवाजे अब बंद रहने के लिए नहीं, खुलने के लिए बने थे। हवेली के मुख्य फाटक पर चमकता हुआ बोर्ड लगा था, सूरजमहल शिक्षा केंद्र। नीचे लिखा था, पढ़ाई किसी घर की शान नहीं, हर बच्चे का अधिकार है। कैलाश बच्चों को चित्र बनाना सिखाता था। पल्लवी उन्हें सुरक्षित इमारतों और बड़े सपनों की बातें समझाती थी। हरि सिंह रोज शाम को कहते, पढ़ लिख कर दूर जाना, मगर लौटने का रास्ता मत भूलना। तारा हर नए बच्चे से पूछती, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? फिर वो हर बच्चे से कहती, जो बनना चाहते हो बनो, मगर किसी और के सपने को छोटा मत समझना। तो भाइयों और बहनों, जोधपुर की उस पुरानी हवेली की कहानी हमें यही सिखाती है कि घर की दीवारें कितनी भी मजबूत क्यों न हो, अगर उनमें समझ की खिड़की न हो तो घर धीरे धीरे जेल बन जाता है। कैलाश रंगों में अपना दुख छिपाता था, पल्लवी जिम्मेदारियों के पीछे अपना डर छिपाती थी। तारा दोनों के बीच दबे अपने सपनों को चुपचाप बचाती रही। मगर शिक्षा के सवाल ने सबको अपने भीतर झांकना सिखा दिया। उन्हें समझ आया कि बच्चे को पढ़ाना केवल फीस भरना नहीं है, उसे पढ़ाना मतलब उसके सवाल सुनना, उसके डर समझना और उसके सपनों पर भरोसा करना भी है। माफी ने उस परिवार को फिर जोड़ा, समझ ने उनके रिश्तों को मजबूत किया, और शिक्षा ने हवेली के बंद दरवाजे खोल दिए। अब मैं जो यह कहानी आप सबको सुना रहा हूं, आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आपके घर में भी कभी शिक्षा को लेकर मतभेद हो जाएं, तो क्या आप रिश्तों को जीतने देंगे या अपनी जिद को? याद रखिए, बहस में जीतकर भी परिवार हार सकता है, और कभी कभी अपनी गलती मानकर पूरा घर बचाया जा सकता है। कैलाश और पल्लवी ने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए लड़ते लड़ते यह समझ लिया कि असली संघर्ष फीस का नहीं, सोच का था। जिस दिन सोच बदल गई, उसी दिन हवेली में जिंदगी वापस आ गई। अगर कभी आपके घर की दीवारों पर खामोशी जम जाए, तो कोई छोटा सा दरवाजा खोल दीजिए, किसी की बात सुन लीजिए, किसी से माफी मांग लीजिए, किसी बच्चे की किताब खरीद दीजिए। शायद उसी छोटे से काम से किसी की जिंदगी लौट आए।
If you enjoyed this video, there's plenty more waiting for you on Orc. Whether you're in the mood for historical stories, breaking news, horror, science, mythology, drama, crime, comedy, or jokes, simply visit the playlist section on our channel and choose the content that matches your mood. Also, don't forget to check the video description. We've updated all of our playlists there, making it easy for you to find and enjoy the content that matches your interests. If you like our work and want to support us in creating more quality videos, please subscribe to Orc, like this video, and share it with your friends and family. Thanks for watching, and we'll see you in the next video.